हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक्चुअली मेरा पिछला वीडियो पॉज हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ये दूसरा वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है। नहीं तो हम पिछले वीडियो में ही सारा का सारा रेस्पिरेशन टॉपिक कवर करने वाले थे। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने आपको बताया कि कितने डिफरेंट जो कैरियर्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जाता है, प्रोटॉन कैसे जाता है, वहाँ पर कितने साइटोक्रोम्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, और साइटोक्रोम A3 जो है उसको हम साइटोक्रोम A3 को ही हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यूबिक्विनोन के बारे में और ये सारी चीज़ें आपको मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था, उसको आप ध्यान से समझना। तो हमने ये भी देखा था कि जो केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म में जो F0F1 पार्टिकल है ना, F0F1 पार्टिकल हैं, तो F0 क्या है, FO है एक्चुअली, ये ना F1 है। तो FO क्या है, ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, इसीलिए इसको हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। और या तो जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है उसको हम और क्या कह सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कह सकते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रोटॉन के ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर आप ये मेम्ब्रेन देखेंगे तो मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है यही है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये FO है और ये F1 है, ठीक है। और ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से दो प्रोटॉन उठा के क्या बनाता है, ADP से ATP बना लेता है। हम लोगों ने केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म पढ़ा था। तो प्रोटॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो ये डिफ्यूजन होगा, और विद द हेल्प ऑफ चैनल जाएगा तो ये क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये क्या करता है, प्रोटॉन का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, इसके अलावा F1 हम कैसा था, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ना, एक्सट्रिंसिक है ना, एक्सट्रिंसिक का मतलब मेम्ब्रेन के बाहर जो प्रोटीन होती है उसको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं, या फिर इसको हम पेरीफेरल कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, पेरीफेरल। और इसका काम क्या है, इसमें ATPase होता है, ATPase एंजाइम, ठीक है। और ये क्या करता है, ATP फॉर्मेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन ये करता है, ये क्या करता है, ATP फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्योंकि हमने आपको बताया था कि ATP का फॉर्मेशन F1 पार्टिकल पे होता है, जबकि प्रोटॉन का ट्रांसलोकेशन FO पार्ट से होता है। क्योंकि ATP का फॉर्मेशन एक केमिकल प्रोसेस है और प्रोटॉन का जो ट्रांसलोकेशन है, ATP का फॉर्मेशन एक केमिकल प्रोसेस है, प्रोटॉन का जो ट्रांसलोकेशन है वो लाइक द ऑस्मोसिस है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म, जिसको पीटर मिशेल ने दिया था, ये हम लोगों ने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन को हम एम्फीबोलिक प्रोसेस क्यों कहते हैं। वाई द रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक प्रोसेस, एम्फीबोलिक प्रोसेस। इसको हम एम्फीबोलिक प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्यान से आपको समझना है। जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे क्या क्या यूज़ हो सकता है, फैट्स यूज़ हो सकता है, ठीक है, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी यूज़ हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी यूज़ हो सकते हैं। मोस्टली जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जो फेवर्ड फूड है जो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट का भी रेस्पिरेशन होता है, फैट भी यूज़ होता है। और मैंने आपको बताया था स्टारवेशन या फिर कोई ऐसी फास्टिंग वगैरह की कंडीशन होती है जिसमें प्रोटीन्स भी तोड़े जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर फैट टूटता है तो आपको तो ये पता है कि फैट किस में टूट सकता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। हमने पढ़ाया था ना आपको फैट के बारे में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो वो किस में कन्वर्ट होता है, पहले ग्लूकोज में। जब ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा तो ग्लूकोज पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। जब ये ग्लाइकोलिसिस में जाएगा तो यहाँ पे जब प्रिपरेटिव फेज का एंड प्रोडक्ट क्या है, प्रिपरेटिव फेज का एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यही है ना, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं क्योंकि ये ट्रायोस फॉस्फेट है, ये सब हमने पढ़ाया था आपको। अब होता क्या है कि अगर मेरी बात ध्यान सुनना है,
अब यही जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ये अंत में क्या बनाता है, 2 पायरुविक एसिड बनाता है। इसका 2 मॉलिक्यूल है, या मैं एक मॉलिक्यूल लेके चल रही हूँ, एक पायरुविक एसिड और फिर ये एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर गया। क्रेब्स साइकिल, अगर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर किया तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया, है ना, यही है ना। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जो ग्लिसरॉल है, अगर ग्लिसरॉल टूटेगा, ग्लिसरॉल को रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के तौर पे यूज़ करेंगे तो ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बनाएगा। फाइनली ये ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ग्लिसरॉल टूटा तो। अगर जो फैटी एसिड है ये समझना है कि जो फैटी एसिड है ये टूटेगा तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूटेगा। ठीक है, ध्यान से समझना है। तो इस तरीके से ये भी इसका फाइनल ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, प्रोटीन टूटता है तो प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड के डीएमिनेशन प्रोसेस से पायरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है, पायरुविक एसिड। तो देखिए हमारी बॉडी में और पायरुविक एसिड फाइनली फिर टूट जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इससे हमें एक कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारी बॉडी में जो भी फूड है वो हमेशा उनका ब्रेकडाउन होता रहता है ना, क्योंकि जो भी फूड है भाई एनर्जी की ज़रूरत है, हमें कैसे भी एनर्जी जनरेट करना है तो वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में एंटर कर जाते हैं। वो किस में एंटर कर जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में एंटर कर जाते हैं। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे आप बुक भी अपने पास रखिएगा, पेज नंबर 235 पे दिया हुआ है कि अब ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी भी, ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड तो टूट रहा है, फैटी एसिड किस में टूट रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। लेकिन अगर किसी भी प्रोसेस के दौरान, किसी भी ऐसी रिएक्शन के दौरान अगर हमें वापस से फैटी एसिड बनाना है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इस प्रोसेस, ये क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन इसका हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना हुआ है, एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ से उठाया जाएगा और फिर फैटी एसिड बनेगा। ठीक है, मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, फिर से समझिए, क्योंकि देखिए हमारे पास जो भी फैट है, हमारे पास जो भी कार्बोहाइड्रेट, हमारे पास जो भी प्रोटीन है वो लगातार टूटते रहते हैं। मतलब वो फैटी एसिड भी टूट जाएगा, किसमें, एसिटाइल, मतलब फैटी एसिड आपको मिलता नहीं है, फैटी एसिड फिर से बनाना पड़ेगा। अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो फैटी एसिड फिर से बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना पड़ेगा, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनाना पड़ेगा। अगर आपको ग्लिसरॉल बनाना है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से बनाना पड़ेगा। अगर आपको प्रोटीन बनाना है आपकी बॉडी में तो वो इसी रेस्पिरेटरी प्रोसेस से अमीनो एसिड उठेगा और ये प्रोटीन बनाएगा। तो बताइए, मुझे एक बात बताइए कि आपने पढ़ा है कि मेटाबॉलिज्म 2 तरीके का होता है, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेकडाउन, तो जो ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो तो आपको दिख रहा है, ब्रेकडाउन प्रोसेस। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कहीं सिंथेसिस प्रोसेस करनी है, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने हैं, फैटी एसिड बनाना है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए इसी रेस्पिरेटरी पाथवे से आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ग्लिसरॉल बनाना है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ये इसी रेस्पिरेटरी पाथवे से ही लेना पड़ेगा। अगर आपको प्रोटीन्स बनानी है तो एमिनो एसिड्स भी इसी रेस्पिरेटरी पाथवे से लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि रेस्पिरेटरी पाथवे का काम, रेस्पिरेटरी पाथवे में हमें दोनों के दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है, एक कैटाबॉलिज्म भी और एक एनाबॉलिज्म में भी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 235 पे दिया हुआ है, hence the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and the synthesis process। ठीक है, ब्रेकडाउन प्रोसेस के दौरान भी और सिंथेसिस प्रोसेस के दौरान भी रेस्पिरेटरी पाथवे ही बीच में आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द एम्फीबॉलिक प्रोसेस। क्या नाम दिया, एम्फीबॉलिक प्रोसेस। एम्फीबॉलिक प्रोसेस क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे एनाबॉलिज्म भी हो रहा है और कैटाबॉलिज्म के दौरान भी रेस्पिरेटरी पाथवे ही बीच में आएगा। अब आपको ये पूछता है, कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो तीनों स्टेप में, तीनों के तीनों, हम कह सकते हैं कि जो तीनों टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन के दौरान कॉमन होता है, तो वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसको हम लिंक मॉलिक्यूल कहते हैं, जो तीनों को जोड़ता है। ठीक है, दिस इज द लिंक मॉलिक्यूल। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि एक पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, कितना एटीपी बनता है, 15 एटीपी।
बताया था मैंने, पढ़ाया था ना आपको, कितना बनता है 15 ATP। अगर आपको कभी एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे दिया, एग्जामिनर एक क्वेश्चन दिया कि एक 100 मॉलिक्यूल की प्रोटीन है, 100 मॉलिक्यूल्स मतलब 100 एमिनो एसिड की एक प्रोटीन है, 100 एमिनो एसिड की एक प्रोटीन है, ठीक है ना, जो प्रोटीन है उसमें 100 एमिनो एसिड है, तो उस प्रोटीन से हमें कितनी ATP मिलेगी, उस प्रोटीन के टूटने से कितनी ATP मिलेगी। बहुत आसान है, बताइए मुझे कि क्या होगा। एक अमाइनो एसिड से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे कोई कुछ नहीं, केवल डीएमिनेशन होता है, तो एक अमाइनो एसिड से 15 ATP मिला, ठीक है। तो अगर इस प्रोटीन में 100 अमाइनो एसिड है तो कितना मिलेगा, 1500 मिलेगा। हमने प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट भी निकालने बताया है आपको, अमाइनो एसिड वाले लेक्चर में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट, अगर अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट पता है तो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट घटा देंगे जितना भी पेप्टाइड बॉन्ड बना रहेगा। तो दिस इज वाई वी कॉल रेस्पिरेशन एज ए एम्फीबोलिक प्रोसेस, क्योंकि रेस्पिरेटरी पाथवे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के दौरान, दोनों के दौरान यूज़ होता है, ठीक है। ये है रेस्पिरेटरी पाथवे। लास्ट हम लोग को ये देखना है, ये समझना है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, हाँ आपकी बुक में, बुक पास में रखिएगा, इसमें एक चीज़ दिया हुआ है पेज नंबर 234 पे कि द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या है, इसको समझने के लिए कि क्या ये जो हम कैलकुलेट डायरेक्टली कर देते हैं कि एक ग्लूकोज के टूटने से 36 ATP या 38 ATP बना, क्या ये पूरी तरह से सही है। हमें इसको समझने के लिए बस इतना समझिए कि ये तभी पूरी तरह से सही है जब वो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस ग्लूकोज ही हो, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि एक लय में हो, मतलब एक चेन में हो, ग्लूकोज बने, पायरुविक एसिड, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 मतलब ग्लूकोज टूटे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, पायरुविक एसिड, फिर मतलब ये प्रोसेस बीच में कहीं ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो पता चला बीच में से फैटी एसिड बनाना है तो स्टाइल को एंजाइम एक को उठा लिया, तो कहाँ से हो पाएगा ये 36 या 38 ATP कहाँ से बन पाएगा। कहने का मतलब ये प्रोसेस एक्चुअली ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कि ये प्रोसेस एकदम एक लाइन से होती चली जाए। ये तो हमें हमारे कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हम लोग ऐसे इसको पढ़ लेते हैं। वही है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में यही लिखा है कि अगर ये प्रोसेस, मतलब ये एक ग्लूकोज से 36 या 38 ATP का बनाना तभी पॉसिबल है जब ग्लाइकोलिसिस हो, ठीक है, पायरुविक एसिड बने, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाए, एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो क्रेब्स साइकिल के थ्रू, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, तब तो हमें 36 या 38 ATP मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि रेस्पिरेशन तो एनाबॉलिक प्रोसेस में भी यूज़ होने जा रहा है। पता चला कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और फिर हमारी बॉडी में कहीं फैटी एसिड बनाना है तो हम वहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ए को उठा लिए, तो क्या 36 या 38 ATP बन पाएगा? नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे कैलकुलेशन की सुविधा के लिए हमने इसको ऐसे पढ़ लिया है। अगर ये प्रोसेस लीनियरली एकदम एक साथ एक पूरी तरह से हो रहा है तब जाके 36 या 38 ATP बनेगा, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। फिर आपको दिया है कि फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में अंतर क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि फर्मेंटेशन में एनर्जी का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। वहाँ पे ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से 36 या 38 ATP मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या मिलने जा रहा है, केवल 2 ATP नेट गेन का होने जा रहा है। एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे फर्मेंटेशन में NAD+ और FAD+ रीऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन इसका रीऑक्सीडेशन काफ़ी स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट यहाँ पे है, रेस्पिरेटरी कोटेंट। रेस्पिरेटरी कोटेंट को क्या कहते हैं, या रेस्पिरेटरी जो भी रेशियो है, दैट इज़ RQ वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, ठीक है ना, रिलीज्ड, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और जो ऑक्सीजन यूज होता है, इसी को हम RQ वैल्यू कहते हैं। अब आपको पता है RQ वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमेशा यूनिटी होता है, कार्बोहाइड्रेट की RQ वैल्यू हमेशा 1 होती है, क्योंकि फेवर्ड कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का हमें फॉर्मूला पता है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर। तो कहने का मतलब यह है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ,
ठीक है, और जितना ऑक्सीजन यूज़ हुआ वही तो है RQ वैल्यू, है ना। ये यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा ये है कि RQ वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, हमेशा 1 से कम होती है, लेस देन 1, जिसमें ये 0.9 के आसपास होती है। 0.9 ही दिया हुआ है ना, हाँ। और RQ वैल्यू ऑफ फैट्स, ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, फैट्स का भी ये लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 ये 0.7 के आसपास होता है। मिक्स्ड डाइट का क्या है, 0.87 होता है। ये फैट वाला आप इक्वेशन देखेंगे, ट्राइपामिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराया गया है, तो यहाँ पे देखिए 145 ऑक्सीजन यूज़ हुआ है, 102 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ है, 102 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ है और 145 ऑक्सीजन यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ये लगभग आ जाएगा 0.7। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। तो अब हम लोग एक आखिरी चीज़ ये देखते हैं कि RQ वैल्यू ऑफ दैट इज़ द ऑर्गेनिक एसिड, ये हमेशा मोर देन 1 होता है। कितना होता है, हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। जैसे आप ढेर सारे इक्वेशंस पढ़ेंगे ना, जब ढेर सारे इक्वेशंस, यहाँ पे मैं अभी आपको एक इक्वेशन बता रही हूँ, जैसे मैलिक एसिड हुआ मैलिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है, मैलिक एसिड ये ऑर्गेनिक एसिड है, मैलिक एसिड का ऑक्सीजन होता है 3 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। मैलिक एसिड का फॉर्मूला भी है C4H6O5, ठीक है। तो मैलिक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो 3 का ऑक्सीजन यूज होता है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो ये कितना हो गया 1.33, जो 1 से ज़्यादा है। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड क्या है, ये है COH, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिया, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन यूज़ होता है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कितना 4 कार्बन, तो 4/1 हो गया। यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड मैंने ऑक्जेलिक एसिड इज द ऑर्गेनिक एसिड, इसका 4 हो गया, ठीक है। आप देखते हो कि जो एनारोबिक रेस्पायरेशन है, एनारोबिक रेस्पायरेशन कभी कभी पूछ देता है कि एनारोबिक रेस्पायरेशन का RQ वैल्यू क्या हुआ, तो एनारोबिक रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा लेकिन ऑक्सीजन यूज़ नहीं होगा, तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा। तो यही चीज़ है जिसको आपको अच्छे से समझना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द रेस्पायरेटरी सब्सटेंसेस। और रेस्पायरेशन में आपको ये समझना है कि जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई भी क्वेरी होगा तो वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जिसको हम समझाएंगे, ठीक है।